हाँ, तो आज हमारी इस गहराई से चर्चा का जो केंद्र है वो है 2026 में यूपी लेखपाल की जॉब प्रोफाइल। उसकी परीक्षा, उसका वेतन और इस नौकरी से जुड़े वो अनोखे फायदे जो शायद ही किसी और पेशे में देखने को मिले। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है ना कि ताकत को हमेशा बड़ी पदवियों के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर ताकत का मतलब कुछ और ही होता है। बिल्कुल। आज के इस विश्लेषण के लिए हमने जो स्रोत जुटाए हैं वो काफी व्यापक हैं। तो चलिए इस पूरी बात की परतें खोलते हैं। मेरा मतलब है इस विश्लेषण का उद्देश्य सिर्फ ये रटना नहीं है कि फॉर्म कब निकल रहे हैं या सिलेबस क्या है। बिल्कुल नहीं। हमारा असली मकसद ये समझना है कि आखिर क्यों ये पद इतना ज्यादा आकर्षक है। मतलब एक लेखपाल का रुतबा और उसकी दिनचर्या असल जिंदगी में कैसी होती है। राइट। जो लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो सिर्फ ये समझना चाहते हैं ना कि भारत का ग्रामीण प्रशासन कैसे काम करता है, उनके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि कैसे एक अकेला पद पूरे ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ की हड्डी बन जाता है। सही बात है। तो शुरुआत प्रवेश द्वार से करते हैं। इस पद तक पहुंचने का रास्ता क्या है और आंकड़े क्या कहते हैं? तो देखिए, इस प्रशासनिक किले में प्रवेश करने के लिए ना सबसे पहले यूपी एसएससी पीईटी यानी कि जो पीईटी परीक्षा है उस बाधा को पार करना अनिवार्य है। ये तो पहला स्टेप हो गया। हाँ, ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है और इसके बिना मुख्य परीक्षा में बैठने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। एक लेखपाल जमीनों का पूरा रिकॉर्ड रखता है, खेतों की पैमाइश करता है, फसलों का डेटा जुटाता है और अगर गांव में कोई बाढ़, सूखा या आग जैसी आपदा आ जाए ना तो उसकी पहली आधिकारिक रिपोर्ट वही तैयार करता है। ओके, लेट मी अनपैक दिस। अगर मैं इस काम की गंभीरता को एक एनालॉजी या उदाहरण से समझाऊं, हाँ बताइए। तो एक लेखपाल ग्रामीण प्रशासन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तरह है। अरे वाह, क्या एनालॉजी दी है। मतलब गांव की जमीन पर होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल, चाहे वो किसी फसल का नुकसान हो या दो किसानों के बीच जमीन की मेड़ को लेकर कोई विवाद हो, ये सारा सिग्नल यही तंत्रिका तंत्र सीधे ऊपर प्रशासन के दिमाग तक पहुंचाता है। और यहाँ दिमाग होते हैं जिले के एसडीएम और डीएम साहब। ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। अगर ये तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर दे या गलत सिग्नल भेजे तो पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा लकवाग्रस्त हो सकता है। बिल्कुल, पैरालाइज हो जाएगा सिस्टम। और इसी संदर्भ में हमारे स्रोत में शामिल उस पूर्व लेखपाल ने ना अपने अनुभव साझा करते हुए एक बहुत ही मशहूर स्थानीय कहावत का जिक्र किया था। कौन सी कहावत? उन्होंने कहा था कि या तो लेखपाल सुनता है या फिर राज्यपाल, बीच में कोई होता ही नहीं। ओ माय गॉड, ये कहावत अपने आप में बहुत भारी है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक जुमला नहीं है बल्कि ये ग्रामीण सत्ता के असली समीकरण को दर्शाता है। अगर गांव के दो रसूखदार लोगों के बीच जमीन का विवाद है ना तो फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि लेखपाल का फीता यानी इंच टेप खेत में कहाँ रखा गया है। राइट, वो जो नापते हैं। हाँ, खसरा और खतौनी जैसे जमीन के जो मूल दस्तावेज हैं उन पर लेखपाल की रिपोर्ट ही अंतिम सत्य मानी जाती है। एसडीएम से लेकर डीएम तक सभी को उसी रिपोर्ट के आधार पर फैसले लेने होते हैं। मतलब पेपर पे जो उसने लिख दिया वही सच है। एग्जैक्टली, पूरी राजस्व प्रणाली का आधार जमीन है और जमीन का असली सच सिर्फ वही बता सकता है जो उस पे खड़ा है। यही कारण है कि व्यवस्था को संतुलित करने के लिए इस पद को इतनी ज्यादा वैधानिक शक्ति दी गई है। यार, ये सब सुन के तो कोई भी रोमांचित हो सकता है, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल खड़ा होता है। हाँ, पूछिए। जब किसी युवा के पास, जो शायद अभी सिर्फ 20 या 22 साल का है, इतनी ज्यादा शक्ति आ जाती है तो उसके काम करने का तरीका असल में कैसा होता है? दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या ये किसी बैंक कर्मचारी की तरह सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक कुर्सी पर बैठकर फाइलें पलटने वाली डेस्क जॉब है? यहीं से मुझे लगता है ये चर्चा कागजी नियमों से निकलकर जमीनी हकीकत की तरफ मुड़ती है। और जमीनी हकीकत सच में कागजी धारणाओं को पूरी तरह तोड़ देती है। अगर हम संस्थानों के डेटा और उस पूर्व लेखपाल के वृत्तांत को मिलाएं ना तो एक बहुत ही दिलचस्प टाइमलाइन सामने आती है। कैसी टाइमलाइन? देखिए, जब कोई उम्मीदवार मुख्य परीक्षा पास कर लेता है और उसका अंतिम परिणाम आ जाता है तो ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बीच करीब 3 से 4 महीने का समय लगता है। अच्छा, एक गैप होता है। हाँ, और पूर्व लेखपाल ने इस समय को हनीमून पीरियड का नाम दिया है। हनीमून पीरियड मतलब वो समय जब संघर्ष खत्म हो चुका है लेकिन काम का बोझ अभी शुरू नहीं हुआ है। सही पकड़ा आपने। ये वो समय है जब एक सामान्य सा छात्र अचानक पूरे क्षेत्र में एक अधिकारी के रूप में देखा जाने लगता है। समाज में उसका रुतबा रातों रात बदल जाता है। वो तो है, रिजल्ट आते ही सब पूछने लगते हैं। बिल्कुल। इसके बाद जब ज्वाइनिंग की बारी आती है
तो एक और बड़ा फायदा सामने आता है। 99% मामलों में उम्मीदवार को अपना ही गृह जिला यानी होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाता है। वेट, रियली? 99%? हाँ, और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी बहुत तेज होती है। जिले के डीएम एक आधिकारिक नोटिस निकालते हैं, उसके बाद नवनियुक्त लेखपाल को अपने संबंधित एसडीएम को सिर्फ एक आख्या यानी ज्वाइनिंग एप्लीकेशन देनी होती है। ओके। और सबसे खास बात पता है क्या है? जिस दिन वो एप्लीकेशन दी जाती है ना, उसी दिन से सरकारी खजाने से उनका वेतन शुरू हो जाता है। वाह, ये तो बहुत स्मूथ है। और इसके बाद शायद शुरू होती है उनकी ट्रेनिंग। हाँ। क्योंकि पूर्व लेखपाल के वृत्तांत में इस ट्रेनिंग के 1 साल को बहुत ही खुशनुमा बताया गया है। उन्होंने कहा कि मंडल स्तर पर होने वाली इस ट्रेनिंग में खूब पार्टियां होती हैं, नए दोस्त बनते हैं और काम का कोई भारी तनाव नहीं होता। वो एक तरह से कॉलेज लाइफ का एक्सटेंशन हो जाता है उनके लिए। हाँ, लेकिन असली कहानी तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद शुरू होती है ना। जब वो युवा पूरी तरह से फील्ड में उतरता है तो बताया गया है कि वहाँ कोई 10 से 5 की पाबंदी नहीं है। बिल्कुल नहीं। कोई हाजिरी रजिस्टर या बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं है। बस उन्हें एक सरकारी लैपटॉप और स्मार्टफोन दे दिया जाता है, जिससे वे आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी करते हैं। और यहीं पर प्रशासन का एक बहुत ही अलग रूप देखने को मिलता है। लेकिन मैं यहाँ इस बात पे थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। हाँ, बताइए, क्या डाउट है? मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। अगर कोई हाजिरी रजिस्टर ही नहीं है, ऑफिस पहुंचने का कोई तय समय नहीं है और हमारे स्रोत खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, किसी भी सरकारी तंत्र में अगर अटेंडेंस नहीं है तो लोग काम से जी चुरा सकते हैं, क्या इस तरह की आज़ादी से पूरा सिस्टम चरमरा नहीं जाता? ये एक बहुत ही तार्किक और जरूरी सवाल है। देखिए, बाहर से देखने पर यह आजादी अराजकता लग सकती है। हाँ, लगती ही है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था इसके पीछे एक बहुत ही सख्त परिणाम आधारित या रिजल्ट ओरिएंटेड मॉडल पर काम करती है। एक लेखपाल को उसके समय से नहीं बल्कि उसके द्वारा पूरे किए गए काम से आंका जाता है। मतलब उन्हें घंटों की गिनती नहीं देनी, काम का हिसाब देना है। एग्जैक्टली। अब भले ही सुबह 10 बजे किसी ऑफिस में जाकर कुर्सी पर ना बैठें, लेकिन आपके फोन की घंटी कभी भी बज सकती है। हाँ। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए गर्मियों के मौसम में गांव के किसी हिस्से में अचानक आग लग गई और कुछ किसानों की फसल जलकर खाक हो गई, जो कि काफी आम बात है वहां। बिल्कुल। ऐसे में एक लेखपाल ये नहीं कह सकता कि मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है या आज मेरी छुट्टी है। राइट। उसे तुरंत अलर्ट होकर मौके पर पहुंचना होता है, नुकसान का जायजा लेना होता है और एसडीएम को तुरंत एक विस्तृत रिपोर्ट भेजनी होती है ताकि पीड़ित किसानों को समय पर मुआवजा मिल सके। प्रशासन को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप दिन में कहां बैठते हैं, लेकिन जब प्रशासन को जमीन पर किसी तथ्य की पुष्टि करनी होती है, तब आपकी उपस्थिति और आपकी रिपोर्ट एकदम अनिवार्य होती है। हाँ, समझ गए। मतलब आजादी के साथ कीमत भी चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। यह आजादी मुफ्त में नहीं मिलती, यह अपने साथ 24 घंटे की मानसिक सतर्कता और भारी प्रशासनिक जिम्मेदारी लेकर आती है। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। मतलब एक तरफ असीमित आजादी है और दूसरी तरफ 24 घंटे की जिम्मेदारी। एक तरफ रुतबा है तो दूसरी तरफ गांव के प्रधानों और प्रभावशाली लोगों के साथ राजनीतिक संतुलन बिठाने का भारी दबाव। सही कहा। लेकिन इन सबके बीच ना इंसान काम करता है अपनी आजीविका के लिए। हाँ, पैसे के लिए। तो क्या इतनी भागदौड़ और जिम्मेदारी के बदले जो वेतन मिलता है वो न्याय संगत है? हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। चलिए अब इस चर्चा को आर्थिक पहलू और भत्तों की ओर मोड़ते हैं। बिल्कुल। आर्थिक सुरक्षा किसी भी करियर का सबसे अहम पैमाना होती है। अगर हम संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए वेतन संरचना के आंकड़ों को डिकोड करें ना, तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार यूपी लेखपाल पे लेवल 3 के अंतर्गत आता है। ओके, लेवल 3। हाँ, इसका जो मूल वेतन यानी बेसिक पे है वो 21,700 रुपए निर्धारित किया गया है। और इसका ग्रेड पे 2,000 रुपए है, जो पहले छठे वेतन आयोग के समय 1,900 रुपए हुआ करता था। पर सिर्फ मूल वेतन से तो पूरी तस्वीर साफ नहीं होती ना। भत्तों का क्या गणित है? भत्तों की बात करें तो मूल वेतन के ऊपर लगभग 28% महंगाई भत्ता यानी डीए मिलता है, जो कि काफी अच्छा अमाउंट हो जाता है। हाँ, ये करीब 6,076 रुपए बनता है। इसके अलावा क्षेत्र के अनुसार 2,000 से 4,000 रुपए तक मकान किराया भत्ता यानी एचआरए और 1,500 से 3,000 रुपए तक यात्रा भत्ता या टीए दिया जाता है। तो अगर इन सभी चीजों को जोड़ दिया जाए तो महीने के अंत में एक नवनियुक्त लेखपाल के बैंक खाते में कितनी रकम आती है? इन हैंड सैलरी क्या बनती है? देखिए, शुरुआत में इन हैंड सैलरी लगभग 25,000 से 35,000 रुपए के बीच बैठती है। पूर्व लेखपाल के वास्तविक अनुभव के अनुसार उनकी शुरुआत में करीब 32 से 33,000 रुपए हाथ में आते थे। और जो वित्तीय विश्लेषक हैं, उनका यह भी अनुमान है कि भविष्य में जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा ना, तो ये आंकड़ा छलांग लगाकर 45,000 रुपए तक जा सकता है। वाओ, 45,000? हाँ,
और इसके साथ ही कई अन्य सरकारी सुविधाएं भी जुड़ती हैं, जैसे बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी, नई पेंशन स्कीम के तहत बुढ़ापे की सुरक्षा, ग्रुप इंश्योरेंस और भविष्य में घर बनाने या वाहन खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर मिलने वाली वित्तीय सहायता। अब ये आंकड़े सुनने में अच्छे तो लगते हैं, लेकिन अगर कोई महानगरीय चश्मे से देखे ना, तो दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में 35,000 रुपए महीना शायद बहुत मामूली रकम लगे। हाँ, वहां तो इतने में रेंट ही जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ उस पहलू को वापस लाना होगा जिस पर हमने पहले बात की थी। 99% लोगों को अपना ही गृह जिला मिलता है। बिल्कुल। अपने ही जिले या अपने ही घर में रहते हुए इस वेतन की परचेसिंग पावर यानी क्रय शक्ति एक अलग ही स्तर पर होती है। ये एक बहुत ही बारीक और सही आर्थिक विश्लेषण है ना? अगर कोई बड़े शहर में 1 लाख रुपए भी कमा रहा है तो उसका आधा पैसा तो भारी भरकम किराए, महंगे परिवहन और वो जो लाइफस्टाइल होती है उसे बनाए रखने में खर्च हो जाता है। सही बात है। लेकिन एक लेखपाल जो अपने ही गांव या कस्बे के पास तैनात है, उसे घर का किराया तो देना नहीं है, उसका रहने और खाने का खर्च बहुत न्यूनतम होता है। इस वजह से ये 35,000 रुपए की पूरी सैलरी एक तरह से उसकी शुद्ध बचत बन जाती है। उस इलाके में ये रकम एक बहुत ही शानदार और उच्च मध्यवर्गीय जीवन शैली देने के लिए काफी है। बिल्कुल, ये आर्थिक स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आर्थिक पहलुओं की बात हो ही रही है, तो स्रोत सामग्री में मौजूद एक और दिलचस्प टिप्पणी को निष्पक्ष रूप से सामने रखना जरूरी है। हाँ, बताइए। अगर देखा जाए तो वर्तमान जीवन पूरी तरह से सुरक्षित हो गया, सम्मान है, आजादी है और घर चलाने के लिए एक ठोस आर्थिक आधार भी है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो इन सब बातों का आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या जो इंसान 20 या 22 साल की उम्र में लेखपाल बनता है वो जीवन भर खेतों की पैमाइशी करता रहता है, या उसके पास इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने के रास्ते भी मौजूद होते हैं? ये सवाल ना इस पूरी जॉब प्रोफाइल के सबसे बड़े रणनीतिक फायदे की ओर ले जाता है। ओके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना उस सुरक्षा चक्र को समझना होगा जो एक लेखपाल को निर्भीक होकर काम करने की ताकत देता है। सुरक्षा चक्र? हाँ, देखिए, जब कोई कर्मचारी जमीनी स्तर पर इतनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है तो जाहिर है कि उस पर स्थानीय नेताओं या कभी-कभी उच्च अधिकारियों का अनावश्यक राजनीतिक दबाव भी आ सकता है। हाँ, वो तो है, पॉलिटिक्स तो होती है। तो एक अकेला 12वीं पास युवा उस भारी दबाव को कैसे झेलता है? यहीं पर लेखपाल संघ की भूमिका सामने आती है। अच्छा, ये उनकी यूनियन है? हाँ, ये लेखपालों की एक बहुत ही मजबूत और संगठित यूनियन है। स्रोत के अनुसार अगर कोई बाहरी व्यक्ति या अधिकारी किसी लेखपाल पर कोई अनुचित दबाव बनाने की कोशिश करता है ना, तो ये संघ एक चट्टान की तरह अपने सदस्य के बचाव में खड़ा हो जाता है। ये सामूहिक शक्ति उन्हें वो सुरक्षा कवच देती है जिससे वे बिना किसी डर के निष्पक्ष रूप से अपना काम कर पाते हैं। ये तो हुई वर्तमान की सुरक्षा। अब बात करते हैं भविष्य की उड़ान की। बिल्कुल। इस चर्चा में मुझे जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है समय का लचीलापन। हमने पहले देखा कि काम परिणाम आधारित है, घंटों पर आधारित नहीं। राइट। इस बचे हुए समय और मानसिक ऊर्जा का युवा बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। वे इस खाली समय में एसडीएम या पीसीएस जैसी राज्य की सबसे उच्च प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। एक लेखपाल अपने अनुभव और विभागीय परीक्षाओं के जरिए प्रमोट होकर कानूनगो बनता है, जिसे राजस्व निरीक्षक या रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी कहा जाता है। ओके, तो पहला प्रमोशन कानूनगो। हाँ, इसके बाद वरिष्ठता के आधार पर नायब तहसीलदार और अंततः तहसीलदार के राजपत्रित पद तक प्रमोशन पाया जा सकता है। ये तो एक पूरा का पूरा करियर ग्राफ हो गया। और इसमें एक और दिलचस्प तथ्य है जो संस्थानों के डेटा से निकल कर आता है। क्या? वर्तमान में ना पिछले 8-9 सालों से कानूनगो के पद पर सीधी भर्ती नहीं हुई है। ओह, ऐसा क्यों? बस विभागीय देरी कह लीजिए। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ है कि आज के समय में ज्यादातर लेखपाल ही अपने से उच्च पद यानी कानूनगो का प्रभार भी संभाल रहे हैं। अरे वाह! मतलब व्यावहारिक रूप से वे ही अपने खुद के बॉस बने हुए हैं। ये तो सच में शक्ति का एक अलग ही स्तर है। बिल्कुल। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये बात समझ आती है कि सरकार खुद क्यों चाहती है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले ये लेखपाल आगे बढ़कर एसडीएम जैसे उच्च पदों पर पहुंचे। सरकार का क्या फायदा है इसमें? देखिए, खेतों की पैमाइश करते हुए, जमीन के पुराने रिकॉर्ड खंगालते हुए और गांव के मुखियाओं की राजनीति से निपटते हुए जो गहरा और व्यवहारिक राजस्व अनुभव एक लेखपाल को मिलता है ना, वो किसी भी किताब में नहीं पढ़ाया जा सकता। ये बात तो है, जमीनी हकीकत तो फील्ड में ही पता चलती है। और जब यही व्यक्ति भविष्य में प्रमोट होकर या परीक्षा पास करके एसडीएम की कुर्सी पर बैठता है तो वो एक बेहद कुशल प्रशासक साबित होता है। राइट। उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। एग्जैक्टली। उसे कोई भी मातहत कर्मचारी कागजी आंकड़ों में गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद उस जमीनी हकीकत की भट्टी से तपकर निकला है। क्या बात है! इस पूरी व्यवस्था की वास्तुकला सच में हैरान करने वाली है। तो चलिए आज के इस गहन विश्लेषण के सफर को एक जगह समेटते हैं।